कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस लाइव सीधा रायसीना से। वही रायसीना जहां की दूरी तय कर ली है द्रौपदी मुर्मू ने। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी हैं। 3 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई और आंकड़े के लिहाज से उनकी जीत तय हो चुकी है। हालांकि काउंटिंग अब भी बाकी है। देश भर से जो एनडीए के नेता है बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न मन रहा है। सुबह से मिठाइयां बनने और बांटने का सिलसिला शुरू हो गया था। राष्ट्रपति पद तक वो पहुंच चुकी है, बस उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है क्योंकि काउंटिंग अब भी बाकी है। लेकिन तीनों दौर की काउंटिंग में वो यशवंत सिन्हा से बहुत आगे निकल गई और उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है। और उसी के साथ ही देश में बन गया है एक इतिहास। पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। देश को पहली राष्ट्रपति महिला आदिवासी समुदाय से मिल गई है। राष्ट्रपति चुनाव पर पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू ने जीती रायसीना की रेस। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1349, जिनकी वैल्यू है 4,83,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,79,876। पहली आदिवासी महिला महामहिम। आज इतना खुश लग रहा है कि आज हमारे एक आदिवासी महिला को लेके आज इतना बड़ा हमको मोदी जी ने उपहार दिए हैं और ओडिशा वासी को एक गर्वमय करती है। खुश मना रही है कि भाजपा कार्यालय से एक कार्यकर्ता आज रायसीना हिल में पहुंचेगी। ये बड़ी खुशी के अलावा हमारे पास और क्या है। मुकाबले में पीछे रह गए यशवंत सिन्हा। और जैसा कि शिवपाल सिंह जी ने कहा कि यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्तक्रांति और विशेष अवसर के सिद्धांत की जीत है। इससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा और पूरी दुनिया में भारत की गरीब परवर छवि मजबूत हो। दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हर्ष की बात है, आज पूरा देश खुशी मना रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो लोगों में उत्साह है, ट्राइबल जो हमारे समाज के लोग हैं जो उनमें उत्साह है, ये उसी का एक नतीजा है। पूरे देश में जश्न, द्रौपदी मुर्मू को बधाई। देश भर में समाज की वंचित वर्गों के मन में, आदिवासियों के मन में, महिलाओं के मन में और हमारे समूचा पूर्व भारत में और उड़ीसा जैसे प्रांत में अनेक खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पे पहुंचेगी। यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। शोषितों की, दलितों की, वंचितों की और आधी आबादी की आवाज को और मजबूती मिलेगी। साथ ही उनकी इस जीत ने विपक्ष के उस मंसूबे को भी बेनकाब कर दिया है जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। तो देश में जश्न शुरू हो चुका है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं। ये देश के लिए अपने आप में ऐतिहासिक है। महिला, वो भी आदिवासी समुदाय से आई हुई, देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाती है। ये अपने आप में बड़ा मैसेज भी है। और साथ ही क्या 2024 के लिए भी इसके पीछे कोई संकेत छिपा है। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही इजहार अली हैं, प्रवक्ता सुभासपा के। प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रोफेसर निरंजन पोद्दार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एसएन सिंह जी, सवाल आपसे यही, भाजपा की मतलब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं और ये बड़ी जीत इस लिहाज से भी कि ना सिर्फ जीत का अंतर जो है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है अभी से ही, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि काउंटिंग के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे दल जो आपके गठबंधन में नहीं है, बहुत सारे ऐसे दल जो सीधे तौर पर विपक्षी दल हैं, उनके भी जनप्रतिनिधियों ने आपको वोट दिया है। तो इतनी बड़ी जीत 2024 का भी कोई संदेश इसके पीछे छिपा है क्या? देखिए, भारत के लिए
यह एक ऐतिहासिक क्षण है। लोकतंत्र की क्या गजब की खूबसूरती है। आप देखिए, समाज में जो सबसे अंतिम तक पंक्तियों में जो बैठी हुई, वो भी महिला, वो भी आदिवासी, और समाज में सबसे ऊंचे पद पर, देश का जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का पद है, आज उस शीर्ष पद पर बैठने जा रही। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इससे बड़ी खूबसूरती हो नहीं सकती है। और बधाई मैं तो देता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे सांसदों को, ऐसे विधायकों को, जिन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर हटकर और मुर्मू जी का समर्थन किया, ऐसे का समर्थन किया जो संघर्ष करके, एक तो महिला, दूसरी आदिवासी, तीसरी ऐसे विचारधारा से, और चौथे ऐसे समाज से जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा रहता है, किस तरह से संघर्ष करके समाज में वो अपना स्थान बनाई होगी। ऐसे लोगों को अगर आज राष्ट्र बिल्कुल एसएन सिंह जी, और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके बधाई दी है, और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि यशवंत सिन्हा ने अपनी हार मान ली है। यशवंत सिन्हा ने अपनी हार मान ली है, ये खबर आ रही है। और बधाइयों की आपने बात की, ऐतिहासिक होने की आपने बात की, तो देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ये जो चुनाव हुए उसमें एक तरीके से एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई कि एनडीए एकजुट दिखा और विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं बिखराव। मतलब समय आएगा तो अपने विवेक से फैसला लिया जाएगा। ये सिर्फ ना तो विपक्षी दल जो कि साथ आए उनके बीच में देखने को मिला, बल्कि अपनी अपनी पार्टियों के बीच में से जनप्रतिनिधि, विधायकों या सांसदों के बीच में देखने को मिला। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में से एक है। एक चुनावी प्रक्रिया है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे कोई प्रत्याशी किसी भी दल का क्यों ना हो। यशवंत सिन्हा जी ने अपनी पूरी बात रखी और विपक्षी प्रत्याशी के तौर पर उनके जो विजन थे, जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने रखा। लेकिन अगर इस देश के सांसद या विधायक, जनप्रतिनिधियों ने उस बात को नहीं समझा या नहीं समझने का प्रयास किया और अपना जनमत द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, तो मैं इसके लिए मुर्मू जी को भारत गणराज्य के 15वें राष्ट्रपति अगर बनती हैं, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इस और आशा विश्वास के साथ कि द्रौपदी मुर्मू जी कम से कम देश के सर्वोच्च पद पर रहकर अपने पैतृक गांव में बिजली जरूर पहुंचा देंगी और उन 13 आदिवासियों के साथ को न्याय जरूर मिलेगा जिनको गोलियों से भून दिया गया। अब उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा है धर्मेंद्र यादव। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था कि मैंने क्रॉस वोटिंग की तरफ इशारा किया था, सपा के अंदर से भी क्रॉस वोटिंग की खबर आई थी, तो आपको लग रहा है कि एक तरीके से आपके सहयोगी दल आपसे नाराज हैं, पार्टी के अंदर नेता आपसे नाराज हैं, और इस तरह क्रॉस वोटिंग भी हमने देखी ली राष्ट्रपति चुनाव के अंदर, तो 2024 के लिहाज से आप समाजवादी पार्टी के लिए ये चिंताजनक संकेत नहीं मान रहे? नहीं, जो सहयोगी दल थे उन्होंने स्पष्ट बता ही दिया था कि हम कहां वोट करेंगे, तो उसमें क्रॉस वोटिंग का तो कोई मतलब नहीं है जिस बात को आप कह रही हैं। हमारे साथ उन्होंने इसलिए बताया ना क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने बुलाया ही नहीं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो बैठक हुई थी उसमें आपने सहयोगी दलों को पूछा ही नहीं था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हमने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। आपने उन्हें पूछा नहीं? नहीं, ये एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने बताया होगा। समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं बुलाया, उसका कोई कारण होगा इसलिए नहीं बुलाया। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो अपने घटक दल हैं उनको अपनी मीटिंग में बुलाए, हर बार ऐसा कोई कंपल्सन तो है नहीं। जो गठबंधन राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर जो बैठक हुई उसमें विपक्षी दल अगर सहमति नहीं बनाएंगे, उसमें विपक्षी दल बैठकर एकजुट नहीं होंगे, तो 2024 में भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को टक्कर कैसे देंगे? इजहार अली इस पर बात करेंगे। इजहार अली, आपने तो खुल के कह दिया था, ओपी राजभर खुल के कह रहे कि हमें तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग तमाम विपक्षी दलों की मिलकर के, उसमें बुलाया नहीं गया, इसीलिए हमने जो था वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया, वो जीत भी गई। तो क्या माना जाए, 2024 के लिहाज से आपकी राहें पृथक हो सकती हैं? सबसे पहले मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रहित जो भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बहुत हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि जो समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि घटक दल थे और उनको नहीं बुलाया, कोई कारण होगा। अब आप यहीं पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 घटक दल हैं और जो घटक दल नहीं है जैसे जनसत्ता दल, यानी हर उस व्यक्ति को बुलाया गया उस डिनर में, द्रौपदी मुर्मू जी ने बुलाया और सभी से बड़े निवेदन करके वोट मांगा। अब आपके साथ में आप बुला नहीं रहे हो, आपने बुलाया नहीं,
ना वोट मांगा और एक तरफ बुलाया जा रहा है। यहाँ से लेके केंद्रीय स्तर तक जो चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाले, सब लोग वोट मांग रहे हैं। तो बताइए किसको वोट देंगे? आपके नजर में घटक दलित कोई अहमियत ही नहीं, बस अहमियत 2022 के चुनाव तक थी। 2022 के चुनाव में वोट ले लिया, खत्म, अहमियत खत्म। 2022 के पहले तो मतलब आपने ये मान लिया, अब आपने खुले मन से ये कह दिया कि आपका इस्तेमाल किया गया, सपा द्वारा आपका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आप दोनों का जो द्वंद है, आप दोनों का द्वंद सपा और सुभाष सपा का वो लगातार जारी है। लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका गुप्ता जी, यशवंत सिन्हा हार गए, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, हालांकि काउंटिंग अभी बाकी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने मान लिया है। तो क्या माना जाए, विपक्षी दलों में बिखराव, एकता की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, 2024 में लोग तस्वीर देख रहे हैं इस राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि भाजपा के लिए माना जा रहा है कि एक तरह से 2024 के कैंपेन का आगाज भी है। इस मुद्दे पर डिस्कशन किया जाए तो मैं कहूंगी कि जो ईडी है, सीबीआई है या खरीद फरोख्त है, कौन बच पाए? आप ये बताइए। देखिए, सत्ता पलट गई, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे आपका जो है महाराष्ट्र। तो इस बात को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से वोट क्रॉस वोटिंग हुई, किस तरह से लोग पलटे। ये एक सिंपल सा फंडा है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। उनकी कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होती है कि किस तरह से जो है लोकतंत्र से क्रॉस वोटिंग और पलटने के लिए आप भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अब यहाँ तो ईवीएम भी नहीं होती प्रियंका जी, पेपर से चुनाव होता है और लोग अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट करते हैं। तो आप इसके लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराएंगी? पर इतना जरूर कहूंगी मैं कि आज अगर किसी जो है, आप जितनी भी बातें करिए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज के लिए अगर कोई उत्थान करने की बात करें तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अब इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो महिलाओं की, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए। उसके साथ उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन, उनके जो जितने भी वो सब ठीक है। उसके लिए भाजपा अब सामने आ गई है। अब तो वो सीना ठोक कर कह सकती है कि भाई जितने भी वंचित वर्ग हैं या इस तरह के पिछड़े वर्ग हैं, उनको सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन देने का काम तो हमने किया है, उनको मुख्यधारा राजनीति से जोड़ने का काम तो हमने किया है, वो सब हम कर लेंगे। आप ये बताइए कि 2024 में कैसे टकराएंगे भाजपा जैसी पार्टी से? विपक्ष में अभी से बिखराव दिख रहा है, आप अभी से एक मत नहीं हो पाए। उम्मीद करती हूँ मैं कि अब कम से कम जो उत्थान की बात है वो होगी, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बनी रहेंगी। निरंजन पोद्दार जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। निरंजन पोद्दार जी, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि द्रौपदी मुर्मू जी का सर्वोच्च पद तक पहुंच जाना, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार रही, उनको चुनकर के लेकर आई भाजपा, एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई एक ऐसी राजनीतिक और संघर्षपूर्ण जीवन जिन्होंने जिया कि एक आप कह लीजिए कि आज जो उनकी कहानी को देखेगा, एक बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन सोर्स उनमें वो देख सकता है। और साथ ही देश भर की महिलाओं, पीड़ितों, वंचितों, शोषित वर्गों, पिछड़ों, आदिवासियों में यह भावना जगाएगा कि उनको भी कोई पूछने वाला है। ये मैसेज देने में कामयाब हो गई बीजेपी अब कि हम ही हैं वंचितों, पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने वाले। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ही हैं वो। इसके अंदर कई राज्यों के अंदर जिस तरीके से नक्सल प्रभावित है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक इस चीज की भावना जगेगी कि भाई हम अगर मुख्य धारा में रहेंगे तो हम इस देश के साथ आगे, बहुत आगे जा सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि कदाचित ये जो आदिवासी समाज है, ये ही जो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर लोगों को बरगलावे में आता है, क्योंकि वो एक अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ समाज है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी चीज का जिक्र करना चाहूंगा और आपके चैनल के ऊपर आस्था जी बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आप चर्चा कर रही थी बाकी पैनलिस्टों से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी को आगे लेकर के आई और अपना तुरुप का इक्का चला, तो इससे आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत की राजनीति के अंदर, जैसे टॉस के अंदर हेड और टेल दो साइड होती हैं, लेकिन भारत की राजनीति के अंदर जो यहाँ जो राजनीति का सिक्का है, यहाँ पे दोनों साइड नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे वो इधर गिरेगा तो भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे, उधर गिरेगा तो भी नरेंद्र मोदी जी दिखाएंगे। यानी कि सिक्के के दोनों तरफ, आज राजनीतिक सिक्के के दोनों तरफ नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं, हेड और टेल दोनों साइड के अंदर। तो ये आज इन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि जो वंशवाद की उत्पत्ति से जो उत्पन्न
उत्पन्न हुए जो जिनका अपनी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, और जो लोग जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे और कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, आज उनके लिए मेरे हिसाब से इससे ज्यादा राजनीतिक दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि जो दूरदर्शी विचारधारा के विपक्ष में तो आपका ये कहना है कि कई विपक्षी दलों के लिए तो ये राजनीतिक दुर्गति जैसा भी है। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, आपका ये कहना है कि कई राजनीतिक दलों के लिए ये फजीहत जैसी भी स्थिति है। इसका जवाब हम लेते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से। बताइए, आप भी पीड़ितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, आपने भी दलितों का साथ मांगा था चुनावों में, लेकिन आज जितना बड़ा राजनीतिक संदेश भाजपा ने इस चुनाव से दे दिया है, अब आपको लग रहा है 2024 के लिए उसने एक बहुत मजबूत सीढ़ी पकड़ ली है? आस्था जी, पोद्दार जी ने खुद कहा कि मोदी जी एक सिक्के के दोनों तरफ, हेड और टेल की तरफ मोदी जी हैं, और लोकतंत्र को जो लोग समझते होंगे, सरकार को जो समझते होंगे, पक्ष विपक्ष को समझते होंगे, इससे दुर्गति कोई भी एनालिस्ट नहीं बोल सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं और इनको ये नहीं पता लोकतंत्र होता क्या है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे वो दलित समाज से आते थे, और अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि दलित समाज के मंत्री, राज्य मंत्री, ओबीसी उसके जल शक्ति मिशन के मंत्री, उनकी क्या दुर्गति हुई है। दलित होने के नाते ना उनका कोई फोन उठाता है, ना कोई अधिकारी उनकी बात सुनता है, प्रमुख सचिव का उनका सचिव फोन काट देता है। आज भी अगर वो 5 कालीदास मार्ग पर गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने के बाद योगी जी ने पूरा 5 कालीदास मार्ग गंगाजल से धुलवाया होगा। ये दलितों की स्थिति हो गई है, जब कि दलित राष्ट्रपति रह चुका है इस देश में, उसके बाद ये स्थिति है। मैंने राष्ट्रपति उम्मीदवार से जुड़ा हुआ सवाल पूछा और आप कहां से कहां बात को ले करते हैं, तो वो अब भी मंत्री हैं। आप दिनेश खट्टर की बात कर रहे हैं ना, वो अब भी मंत्री हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिए। मैंने राष्ट्रपति उम्मीदवार से जुड़ा सवाल पूछा था, ये सवाल इजहार अली जी आपका, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि विपक्ष की दुर्गति हो गई है। आपकी तो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, आपकी तो बुनियादी है, आप पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, शोषित वंचित, मन से बड़े बड़े शब्द कहते हैं। हालांकि समर्थन आपने द्रौपदी मुर्मू को ही दिया है, लेकिन कहते आप यही हैं कि सपा के साथ गठबंधन में है। कैसे दो नाव में पैर रख के चलेंगे 2024 तक? पार्टी की जो विचारधारा और जो उसकी अपना संविधान है, पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों की और शोषितों वंचितों की जो लड़ाई है, वो मैंने आपको जैसे ही उस समाज की बात आई हम लोग उसके साथ स्टैंड खड़े रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, आप मुकर रहे इजहार अली। पहले आप ये कह रहे थे कि सपा ने हमें बैठक में नहीं बुलाया, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए हम समर्थन देने पहुंचे एनडीए के उम्मीदवार को। आज वो जीत गई है तो आप बधाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही उनके समर्थन में थे। ये मैसेज आप कैसे दे पाएंगे अब? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन में है। 2022 में हमारा गठबंधन हुआ और अभी भी हम गठबंधन में है। जब समाजवादी पार्टी नहीं बुलाएगी, नहीं कोई बात करेगी, वोट नहीं मांगेगी, तो आगे फैसला कैसे होगा? भाई जो बुलाएगा वोट मांगेगा, उसको वोट दिया जाएगा। आप एक समझिए, आप गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ते हो, अपने पड़ोस में वोट नहीं मांगते तो वोट नहीं देता है, तो धरातल पर उतर के वोट मांगना पड़ेगा। ये आपकी पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी और बुनियाद क्या है, उस आधार पर वोटिंग होगी। इजहार अली जी, आप कंफ्यूज हैं, और सुभाषपा के यही शब्द हर एक प्रवक्ता की तरफ से जो निकलते हैं वो बार बार इसी तरफ इशारा करते हैं, और इसीलिए सब कहते हैं कि जहां मलाई का नंबर आता है वहां पर ओपी राजभर या सुभाषपा पहुंच जाती है। अब भी आप एक तरफ तो बधाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं बैठक में नहीं बुलाया था इसीलिए उन्हें समर्थन देने पहुंच गए। और इस बीच एक बड़ी खबर दे दें, सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी के यहां पर। दिल्ली में वो जहां पर ठहरी हुई हैं वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी उनको शुभकामनाएं देने के लिए। तो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, हमारे दर्शक देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद का चुनाव जीत चुकी हैं। 3 राउंड की काउंटिंग के बाद वो 50% का जो आंकड़ा है उसको पार कर गई हैं। जीत उनकी पक्की हो चुकी है, काउंटिंग अभी बाकी है, फाइनल आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन देश की अगली महामहिम होंगी द्रौपदी मुर्मू। देश को 15वीं राष्ट्रपति, आदिवासी समाज से पहली महिला द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनेंगी, और उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। पहले से ये कार्यक्रम तय था कि आंकड़ों के लिहाज से जब चर्चाएं चल रही थी तो द्रौपदी मुर्मू काफी आगे नजर आ रही थी, और इसीलिए उत्सव और जश्न की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। देश भर के बीजेपी ऑफिसेज में जश्न मनाया जा रहा है।
उनके गांव में अलग से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं इस वक्त रायसीना के ठीक सामने ही हूं और मेरे बाईं तरफ जो है वो राजपथ है। वहां पर भी अभी थोड़ी देर पहले ढोल नगाड़ों के साथ एक आप कह लीजिए कि एक तरीके से यात्रा निकाली गई है, तिरंगे झंडे हाथ में लेकर, ढोल नगाड़े बजाते हुए, जयकारे लगाते हुए। और रायसीना तक पहुंचने का जो रास्ता है, ये जो पूरा इलाका है राजपथ और इंडिया गेट के आसपास का, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं द्रौपदी मुर्मू के, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा। द्रौपदी मुर्मू के जो तमाम होर्डिंग्स और तस्वीरें हैं वो रायसीना तक लगाई गई हैं। और ये कार्यक्रम पहले से तय था कि जब उनकी जीत का अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद उनको बधाई देने जाएंगे, लेकिन वो 50% का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी हैं। जीत पक्की है तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर मिल रही हैं और आप देख रहे हैं एक बड़े मार्जिन से उन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है और यशवंत सिन्हा ने भी जो है वो अपनी हार स्वीकार कर ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं स्क्रीन पर। दिल्ली में उनके आवास पर उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर हैं। द्रौपदी मुर्मू वहां पर बैठी आपको दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, देश भर से जो एनडीए नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, और अलग अलग जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी अब से चंद मिनट पहले पहुंचे दिल्ली में उनके आवास पर उनको बधाई देने के लिए। जेपी नड्डा उनके साथ में हैं और इस वक्त वो बधाई दे रहे हैं। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी, जो तस्वीरें अभी हमारे दर्शकों ने देखी, या आपके सामने भी अगर टीवी होगा तो आप देख रही होंगी, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। इसमें जो 3 मुख्य किरदार निकल के आए, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने भी जिस तरह बिल्कुल बुनियाद लेवल से लेके एक देश के टॉप मोस्ट पद तक पहुंचने का सफर तय किया। जेपी नड्डा, उनकी भी कोई बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी नहीं थी, उन्होंने भी एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया, संघर्ष किया और इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। और तीसरी द्रौपदी मुर्मू, जो देश के सर्वोच्च पद पर अब आसीन होने जा रही हैं। 25 तारीख को उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। ये तस्वीर के लिए कांग्रेस के क्या मायने हैं, इसे आप कैसे समझाएंगे? इसका एक अर्थ मैंने आपको बता दिया, उसके पीछे का तथ्य बता दिया, कांग्रेस के लिए इसके क्या मायने, इससे क्या समझ में आता है, क्या विचार आपका? आस्था जी, कांग्रेस की इसका मायने ये है ढोल और नगाड़े की आवाज, उस बच्ची की आवाज न दब जाए जो भात भात करके 7 दिन भूखी रहने के बाद दम तोड़। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अगर आप किसी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप उनकी आवाज, उनके जितने भी उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों के ऊपर होता है। तो अगर कोई सुधार के चांसेस हैं तब तो इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे ये बताइए प्रियंका जी, आपने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आपने भी सरकारें चलाई हैं, अभी भी आपकी सरकारें हैं जहां पर एक बड़ा ट्राइबल एरिया उसके अंतर्गत आता है, नक्सलाइट समस्या वहां पर बनी हुई है। कांग्रेस ने अभी तक इसको खत्म करने के लिए क्या किया है? आपने भी तो बड़े लंबे वक्त तक सेंटर में गवर्नमेंट चलाई है। महंगाई और जिस तरह से भ्रष्टाचार जड़ों का व्याप्त होता चला जा रहा है, आप देखिए कि तबादले को लेकर कितना भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए रोज कोई ना कोई घटना होती है, रोज। तो ये आप देखिए कहीं पशु विभाग में हो रहा है, तो कहीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में इस तरह का भ्रष्टाचार। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता है कि क्या। ठीक है प्रियंका जी, आप कुछ मुद्दे उठाना चाहती हैं, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में ये मुद्दे नहीं हो सकते। मेरे सवाल का जवाब ये मुद्दे नहीं हो सकते। उसको आप उठाइए, उसके बारे में लिखिए, खूब चर्चा करिए, लेकिन जो सवाल पूछा है उसका भी तो जवाब दीजिए। एसएन सिंह, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी समाज की बात हुई, यहाँ पर भाजपा की बात हुई, यहाँ पर उन 3 मुख्य किरदारों की बात हुई जिनकी अभी अभी तस्वीरें देखी, और कांग्रेस का ये कहना है कि आदिवासी समाज के लिए आखिर किया ही क्या गया है? एक बच्ची भात भात कहकर मर जाती है। देखिए, कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है, और जो समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, दिशा विहीन, नेतृत्व विहीन, झूठी राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि आप देखिए न इनके परिवार में पट रहा है, न इनके सहयोगी इनका साथ दे रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अपना, हम जो है पान की दुकान पे सोना क्यों खरीदने जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पान की दुकान पे सोना नहीं मिलता है। अगर हमको सोना खरीदना होगा तो हम सोने की दुकान पे जाएंगे। जिसका कोई औचित्य नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, तो दिशा विहीन राजनीति कर रहा है, उससे हम क्यों चर्चा करेंगे? सब लोग जानते थे कि द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत चुकी हैं,
उसके बाद भी नकारात्मकता को फैलाना, और कोई मुद्दा नहीं था। आप देखिए, केवल मुद्दा क्या था, कोई विचारधारा नहीं थी, केवल मुद्दा ये था भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध करते करते 50% महिला आबादी का विरोध कर, आप जो है एक दलित महिला का विरोध कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जो सबसे अंतिम पांव की। मैं तो कह रहा हूँ आस्था जी, एसएन सिंह बड़े हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है एसएन सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी विरोध में या व्यक्ति विशेष के विरोध में सामाजिक हित और सामाजिक मुद्दों को बहुत पीछे छोड़ दिया है कांग्रेस ने, राजनीतिक स्वार्थ इस वक्त हावी है और इसीलिए भाजपा को घेरा जाता है। आप बने रहिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बताइए, जिस तस्वीर का मैंने जिक्र किया जिसमें जेपी नड्डा दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं और आने वाले समय में 25 तारीख के बाद देश की जो 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू दिख रही हैं, इस तस्वीर को दिखाकर भाजपा जरूर कहेगी कि देखिए, ना इसमें वंशवाद है, ना इसमें परिवारवाद है, ना इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार है, न सोर्स है, न सिफारिश है। तो बताइए, सपा पर इन सभी आरोपों को लेकर भाजपा चढ़ाई करती रही है। आस्था जी, पहले सिंह साहब की बात का मैं जवाब दे दूं, उसके बाद आपके सवाल पे आऊंगा। सिंह साहब ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो एमएनसी बन चुके हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बनी है जिसका काम है भारत की संस्थाओं को बेचना और किन्हीं दो लोगों उसको खरीदते रहते हैं। कारपोरेट के हाथ में खेलती है भारतीय जनता पार्टी और आम जन के अधिकारों के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से देश को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, रुपया जिस तरह से गिर रहा है, भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र यादव, ये बातें तो आप बार बार कहते रहे हैं, जनता पर कुछ असर होता है? कोई बात नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें आप कहते रहे हैं, बीते 3 चुनाव से आप ये बातें लगातार कह रहे हैं, जनता पर कोई असर होता देखा है आपने चुनाव परिणामों के हिसाब से? आज भी आप वही बात कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश की राष्ट्रपति की, हम बात कर रहे थे एक ऐसे इतिहास की जो आज तक, बता दीजिए मुझे, कहां बना है, जिन विकसित देशों का लोग उदाहरण देते हैं, जिनको कॉपी किया जाता है, जिनके विकास को एक पैमाना मानते हैं, जिनके तौर तरीकों को एक सिविलाइज समाज की झलक मानते हैं, उसको कॉपी करते हैं। क्या उन देशों में कभी हुआ है ऐसा कि एक तो महिला राष्ट्रपति बन जाए और ऊपर से आदिवासी समाज के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड कौन किया? वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। आप देखिए, इटावा में एक दलित परिवार को नंगा कौन घुमाया? सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार किसके कार्यकाल में होता है, किसके कार्यखंड में होता है? समाजवादी। आप ऐसे लोगों से सवाल पूछेंगी तो जवाब वो क्या देंगे? जवाब इधर उधर का देंगे, क्योंकि वो तो यही कार्य करने के लिए आए हैं, आतंकवादियों का साथ देने के लिए आए हैं, अपहरण धंधे को बढ़ाने के लिए आए हैं, जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा करना है और किसी एक क्षेत्र का विकास करना है, एमओआई फैक्टर को बनाना है। इस तरह के कार्यों को वो लोग करते हैं। उनकी सोच छोटी, समझ छोटी, विचार खोटे हैं। वो तो ऐसे कार्य करेंगे। इसके लिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा दिल चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो अंतिम व्यक्ति को पहचाने, उसको गवर्नर बनाए, उसको राष्ट्रपति बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। इस तरह की चीजें तो भारतीय जनता पार्टी में होगी। वहां तो अध्यक्ष भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, 38 लोग एक ही परिवार के मंत्री हो जाएंगे। गुड़े 5 कर लीजिए, रिश्तेदार इतने ज्यादा लोग उसमें मंत्री हो जाएंगे। तो ऐसे परिवार की पार्टी से आप सवाल पूछेंगी, निश्चित तौर पर जवाब नहीं दे। इसका जवाब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और उसके बाद इसका जवाब इजहार अली भी देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के लिए भी कहा जाता है वहां पर भी अध्यक्ष कौन होगा, मंत्री पद किसे मिलेगा, वहां पर भी परिवारवाद की बात आती है। पहले धर्मेंद्र यादव बोलिए। आस्था जी, अगर आपको पार्टी का जो स्ट्रक्चर पता होगा, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये तय करती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। आप समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक व्यक्ति आप नहीं बता सकती हैं जो एक परिवार का हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि विधायक दल का नेता जो विधायक चुनते हैं वो पहले बताते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये पहले बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी में कोई एक व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए जो बिना चुनाव लड़े वो इस परिवार से किस पद पर बैठा हो। सब लोग चुनाव लड़के बैठते हैं, तो चुनाव लड़ना सबका तो अधिकार है। कोई एक परिवार के अगर 2 लोग चुनाव लड़े तो दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी में 3 पीढ़ी से लोग काम कर रहे हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का मैं नाम बार बार लेता हूँ, राजवीर सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, उसके बाद पंकज सिंह जी और राजनाथ सिंह जी, उसके बाद आप अनुराग ठाकुर जी, उनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल जी। ऐसे फहरिस्त है कम से कम 50 से 150 लोगों की है जिसमें वंशवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वंशवाद को कारपोरेट की मदद से पैसे लगा करके उसे राष्ट्रवाद कहती है। क्या इनको लगता है जनता नहीं समझ रही है? जनता समझ रही है। इनके नेता पर खुद कंफ्यूज रहते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं या जयशंकर जी कहते हैं कि भाई फ्री बीट नहीं देना चाहिए, नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात
अपने देश के हो जाएंगे। तो ये पहले आपस में तय कर लें कि जो मंत्री कह रहे हैं कि क्या यहाँ गलत घोटाला है? हुआ है, जल शक्ति मंत्री कह रहे हैं इसमें क्या गलत है, मुझे बताइए। मुफ्त के राजनीति कल्चर का जिक्र अगर प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो उन्होंने इसका तथ्य भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो फ्री बीज देते हैं, जो मुफ्त कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो आपके लिए हाईवेज नहीं बनाते, वो आपके लिए फ्लाईओवर नहीं बनाते, वो सड़कें नहीं बनाते, वो नए अस्पताल, नए स्कूल नहीं बनाते। मुफ्त देकर वोट खींचने का कल्चर अब खत्म होना चाहिए। क्या बुराई है इसमें, प्रियंका गुप्ता? अस्पताल बने उससे पहले भी जो है हाईवेज बने, ये पहली बार देश में नहीं हुआ है, ये मैं बता रही हूँ। परंतु ये मुफ्त का कल्चर, आप किस मुफ्त के कल्चर की बात कर रहे हैं? आपने तो जनता के लिए लूटना स्टार्ट कर दिया। आप बताइए कि दूध पर, पनीर पर, गुड़ पर, छाछ पर, इन सब चीजों पर आपने जीएसटी लगा दी, जो आम जनता के इस्तेमाल की चीजें हैं। आपने तो लूटना स्टार्ट कर दिया उस गरीब जनता को, जिसके पास वो बेचारा खा पी रहा है किसी तरीके से। महंगाई की मार दोनों तरफ से पड़ रही है। आप एक तो पहले इनकम पे जो है इनकम टैक्स ले लेते हैं, फिर आप हर चीज पर जीएसटी ले रहे हैं। उसके बाद आप बताइए कि बच्चों की पढ़ाई का सामान, जो शॉर्पनर, जिसको हम पेंसिल कटर कहते हैं, देखिए यहाँ बात चली थी राजनीति में मुफ्त के कल्चर पर, यहाँ बात चली थी आदिवासी समुदाय की, चर्चा हमने परिवारवाद, वंशवाद पर भी की। इन सवालों का जवाब महंगाई कैसे हो सकता है? इनका जवाब तो इन्हीं का जवाब होगा ना प्रियंका जी। महंगाई पर बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे जितनी बात कर लीजिए, लेकिन इनका भी तो जवाब दीजिए ना। अब यही दिक्कत है। देखिए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, मुझे लगता है इसीलिए जनता की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, आपका क्या मत है? देखिए आस्था जी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और जो समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने जो मेरे ऊपर टिप्पणी करी, मैं उसका भी जवाब दूंगा। आज वास्तव में ये जो आपने कहा, इसी बात को मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका ना निभा करके और विरोध की भूमिका में उतर आया है, और विरोध और अंध विरोध करते करते वो इतना आगे निकल चुका है कि उसको ये नहीं पता है कि वो अपने आप को कितना क्षतिग्रस्त कर रहा है। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए। केवल एक रटी रटाई बात लेकर के अगर ये आएंगे, हमने देखा है कि पहले भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट चलती थी, जब अटल अडवाणी जी विपक्ष में हुआ करते थे, कितना हंसी खुशी के माहौल से घात प्रतिघात पार्लियामेंट में होते थे, लेकिन सुनकर के एक आनंद आता था। और आज की तारीख में क्या हो रहा है, चाहे पीछे हम विधानसभा का दृश्य देख रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो विधान परिषद के जो विधायक दल के नेता थे अखिलेश जी, उन्होंने किस तरीके से उप मुख्यमंत्री को धमकाया था। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि इनको इन चीजों को समझना पड़ेगा और अपनी राजनीतिक जो द्वेष है उसको कम करके दूरदृष्टि को इनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी देश, वरना देश को ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना होगी कि ये देश विपक्षहीन होता जा रहा है। और उसका कारण कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसका कारण केवल और केवल विपक्ष की दूरदर्शिता और ये विपक्ष का जो दुराचार है, केवल ये इसका कारण है। ठीक है। आनंद दुबे जी, आपको लग रहा है कि 2024 की राह आपके लिए आसान हो रही है? आज द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई हैं, तो एक बड़ा संदेश आपने पिछड़ों और आदिवासी तबकों तक पहुंचा दिया है। एनडीए एकजुट है, ये संदेश भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जिस पंक्ति के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति को आगे लाने की बात करती है, उसको आपने चरितार्थ कर दिया है। और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष। एसएन सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, माफ कीजिए जी, पूछे दोबारा, मैं सुना नहीं आपके सवाल को, माफी चाहूंगा। जी, मैंने सवाल किया एसएन सिंह जी कि जी, मेरा सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि 2024 के लिए आपकी राह आसान हो गई है? पिछड़ों, आदिवासियों तक आपने संदेश पहुंचा दिया, एनडीए एकजुट है वो भी दिखा दिया, और आज से कहा जा रहा है कि बीजेपी की एक तरह से 2024 के लिए जो मिशन है उसका भी आगाज हो गया है। निश्चित तौर पे आस्था जी, देखिए, अगर आप काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और सुंदर कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी सुंदर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी कार्य करने में विश्वास करती है। हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम इस तरह के र्यूमर नहीं फैलाते हैं। आस्था जी, हमारे पे तो कई सवाल दागे जाते थे कि सिर्फ ये चुनाव में 370 और राम जन्मभूमि ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। हम तो कभी उसको नहीं छोड़े और आगे बढ़ते गए। तमाम ऐसे सहयोगी दल जो हमारे साथ थे और उनकी विचारधारा से दिल नहीं खाती थी, तब भी हमने परिवर्तन नहीं किया। और आज इसी
बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है, एनडीए में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ देश ने एक नया इतिहास बनाया है और निश्चित रूप से ये पश्चिमी देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि भारत में पंक्ति में अंतिम कतार में जिसको समझा जाता है उसे किस तरह सहारा लगाकर पंक्ति के आगे लाकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की काबिलियत भी रखी जा सकती है। ऐसा उदाहरण सेट किया जा सकता है। ये अपने आप में प्रेरणादायी भी है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है और निश्चित रूप से भाजपा के लिए 2024 के लिहाज से एक बड़ा संदेश भी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही।